हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसका चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है सांकेन। सांकेन क्या होता है? ये एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है त्योहार। और इस त्योहार के मनाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में इनका नया साल यानी कि न्यू ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, ये त्योहार एक होली की तरह मनाया जाता है। जैसे कि हम होली मनाते हैं ना, वैसे कुछ ये त्योहार उसकी तरह ही है जो मनाया जाता है। आज हम इस सांकेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये त्योहार मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। अब कहाँ की बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। पीछे आप पहले एक सीन देखें। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इस तरीके से जो पहाड़ पे ना ग्रीन ग्रीन से ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? यहाँ पे खेती की जाती है पहाड़ों पे, क्योंकि यहाँ समतल जमीन नहीं होती, तो यहाँ पे पहाड़ों पे खेती की जाती है और इसे क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ होते हैं और इन पहाड़ों के बीच में ये एक मंदिर सा है, आप देख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के चौखाम के मंडल यानी कार्यालय की तरह होता है। ठीक है, वहाँ पे जो आसपास के जितने भी गांव होते हैं उनका जो भी काम होता है, सरकारी काम, वो इसमें किया जाता है, तो यहाँ पे उसे मंडल बोला गया है। तो इस मंडल कार्यालय में वल्लरी एक बच्ची है, उसके पिताजी एक अधिकारी, एक ऑफिसर है। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। तो इसके पिताजी अरुणाचल प्रदेश में थे, इनकी पोस्टिंग हुई होगी, तो उनका जो पूरा परिवार था वो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। तो इस बार उन्होंने क्या करा है? पूरे परिवार को अरुणाचल प्रदेश ही बुला लिया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। तो अरुणाचल प्रदेश में चौखाम एक जगह है, ये वहाँ की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ? दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें। आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी भीड़ है। आप कहीं भी निकलते होंगे तो सुबह से ही रोड पे गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत सड़कें हैं, हॉर्न बजाती रहती हैं कारें, बसें, आदमी। किसी भी काम के लिए आप जाए तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी होती है। बैंक में अगर जाए तो कितनी लंबी लाइन लगी होती है, कतारों में लोग खड़े रहते हैं। और लेकिन यहाँ पे चौखाम की जो बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में कितना खुला मौसम है, खुले और शांत वातावरण है। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल है। कि जो चौखाम का जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे क्या है? हर जगह देखो कैसा खुला मौसम है, हरियाली हरियाली है और क्या है? फूल ही फूल है। यहाँ के लोगों के मुखों यानी कि चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वे कैसे हैं? हंसमुख हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान भरी रहती है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाओतान ने अपने घर बुलाया। अब वल्लरी का एक फ्रेंड है, मित्र का क्या नाम है उसका? चाओतान। उसने अपने घर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाओतान के घर गई। उस समय चाओतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। तो जो वल्लरी थी अपने पिताजी के साथ चाओतान के घर गई, तो उसके पिताजी थे, जो चाओतान के पिताजी क्या कर रहे थे? अपने घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया। अब उन्होंने देखा कि हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, वल्लरी आई, उसके पिताजी आए हैं, तो जो वो काम कर रहे थे ना सफाई का, वो उन्होंने छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया और उन दोनों का वेलकम किया। अब आपके घर में कोई भी आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, उसे छोड़ के पहले आप उनका वेलकम करते हैं ना, पानी वगैरह देते हैं, नमस्ते करते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। चाओतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। अब उनकी मम्मी ने, चाओतान की मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए हुए थे। ठीक है, डिशेस बनाई हुई थी। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। तो जैसे ही वो पकवान खा रहे थे तो वल्लरी ने देखा कि सड़क पर शोभा यात्रा निकल रही है। जैसे आप पिक्चर में नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से लोग जा रहे हैं। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। जो ये है ना, इस तरीके से इसको पालकी बोला गया। तो कुछ लोग थे, 2 आगे 2 पीछे, तो इनके कंधों पे क्या थी? पालकियां थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी।
तो आप जरा देखेंगे इन पालकियों में कैसे रखी एक मूर्ति रखी हुई है। तो ये किसकी मूर्ति है? ये भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। तो आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, तो लोग ये शोभा यात्रा निकाले, कुछ लोग इसमें नाचते हुए भी जा रहे हैं। वल्लरी ने चावतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अब वल्लरी बहुत एक्साइटेड हुई इसको देख के। उसने पूछा चावतान से कि ये क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं नाचते हुए, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चावतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर में ले जा रहे हैं। बौद्ध विहार क्या होता है? बौद्ध विहार होते हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे या बुद्ध को मानने वाले जो भी फॉलोवर हैं, उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं को जो मानते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, बौद्ध विहार में। और वहाँ पे वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और महात्मा बुद्ध की जो भी उन्होंने जो बातें की थी उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या कर रहे थे, गांव के लोगों ने जो मंदिर बनाया था, तो बौद्ध विहार में जाकर वो महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियां लेकर आए थे, उनके शिष्यों की मूर्तियां लेकर आए थे और शोभा यात्रा में उन मूर्तियों को पालकियों में रख के लेके जा रहे थे, जहाँ पे वो मंदिर में उनकी स्थापना करते। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पे प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। तो जो वो मूर्तियां लेकर आए थे वो उस मंदिर में रखते, जो उन्होंने बनाया है, और वो मूर्तियां उस मंदिर में सिर्फ 3 दिन तक रखी रहती। कितने दिन तक? 3 दिन तक। और वहाँ के लोग क्या करते, गांव के लोग उन मूर्तियों पे रोज जल चढ़ाते, इनकी पूजा करते। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? अब वल्लरी पूछ रही है चावतान से कि ये जो शोभा यात्रा है, क्या हम लोग भी इसमें जा सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा, हाँ हाँ अवश्य चलिए। तो वल्लरी के पिताजी ने पूछा, क्या हम चल सकते हैं क्या? तो बोले, हाँ चलो, हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चावतान के पिताजी बोले, हाँ ठीक है, हम सब भी चल सकते हैं शोभा यात्रा में, चलो भाई। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। अब जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसमें सारे लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे, मतलब सब खुश थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। प्रसन्नता यानी कि खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बांस क्या होता है और उसकी खपच्चियाँ क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, लकड़ी से अलग एक खोखला डंडा होता है जिसे बांस कहते हैं, उसकी खपच्चियाँ यानी कि अब ये जो डंडा होता है ना, खोखला इस तरीके से होता है। अब आप इसे बीच में से तोड़ देंगे ना, तो जो हल्की पतली पतली जो डंडियाँ होंगी उसे क्या कहेंगे? खपच्चियाँ कहेंगे। तो ये जो मंदिर बना हुआ था ये किसी ईंट सीमेंट का नहीं बना था। ये किसका बना था? बांस और बांस की खपच्चियों से बना हुआ था। ठीक है, जालीदार इसकी दीवारें थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी। तो जो बीच बीच में से, जैसे बांस के बीच में जो जो जगह होगी इस तरीके से जालीदार बनाया था ना, इसके बीच में हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। खोस खोस का मतलब है कि वहाँ पे जगह नहीं होगी, लेकिन थोड़ा उसको सजाने के लिए वहाँ पे ठूस ठूस कर वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों से उस दीवार को अच्छे से सजा दिया गया था। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। अब इतना प्यारा मंदिर, अब आपने देखा होगा अपने आसपास मंदिर कैसे होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, फर्श वैसा होता है बिल्कुल पक्का। लेकिन ऐसा जो मंदिर था जो बांस की खपच्चियों से बना हुआ था और टहनियों से सजाया गया था, फूल लगाए गए थे, तो इतना सिंपल सादा सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। द्वार क्या है? मंदिर में घुसने से एंटर से पहले जो जगह होती है ना, उसको द्वार बोला गया है। तो अब देखते देखते वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, गांव के सारे लोग आ गए कि मंदिर के वो जो मूर्तियां उनकी स्थापना होने वाली है। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। बौद्ध भिक्षु कौन है? बौद्ध भिक्षु वही है जो बौद्ध विहार में जो रहते हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी आए थे इनके साथ शोभा यात्रा में। अब उन्होंने क्या करा, मंदिर में पहुंचते ही, मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही उन्होंने जो मूर्तियां थी पालकियों से उतारा, उन पे कुछ मंत्र पढ़े। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। पालकियों से उतारकर मंदिर में
जहाँ पे मूर्तियों के रखने की जगह होगी वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई, फिर उन मूर्तियों की पूजा की गई और इन पे जल चढ़ाया गया। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। अब नीचे आप पिक्चर देखो, पहले ये देखो, देख रहे हो आप किस तरीके से लोग एक दूसरे को गीला कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं बाल्टियां भर भर के। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। अब आपने देखा होगा, अब जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो मैंने बताया था ये त्योहार थोड़ा सा होली की तरह मिलता हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो सब लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, हम भी तो डालते हैं, जब होली का त्योहार आता है तो हम एक दूसरे पे पानी डालते हैं, अलग रंग बिरंगे कलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रही है, एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। अब ये सब देख के जो वल्लरी थी उसको याद आ गई, हमारे यहाँ तो होली खेली जाती है ऐसे। तो उसने चावतान से कहा, भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ हो जाता है। तो चावतान बताता है कि ये कोई होली का त्योहार नहीं है, ये हमारा त्योहार सांकेन का त्योहार है और इससे ही आज के से ही दिन से हमारा जो नया साल है वो शुरू हो जाता है। अब जब हमारा नया साल कब शुरू होता है, होली जिस दिन होती है ना, होली के अगले दिन ही चैत का महीना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी के नाम है, फागुन, चैत, मास, पूस आपने देखे होंगे। जैसे जनवरी फरवरी होता है ना, ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में हमारे नाम ये होते हैं। तो जो होली होती है, होली फागुन जो महीना होता है उसके बिल्कुल लास्ट वाले दिन होती है। उस होली के अगले दिन से ही चैत का महीना शुरू हो जाता है और चैत के महीने की पहली तारीख को हमारा नया साल शुरू होता है। तो इसमें कब शुरू होता है, सांकेन के त्योहार से और हमारा होली के त्योहार से। ठीक है, कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब वल्लरी ने पूरा बताया कि हमारे यहाँ जो होली का त्योहार मनाया जाता है उसमें लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, फिर अगले दिन एक दूसरे के घर जाते हैं, लोग पकवान बनाते हैं, उनके घर जाके पकवान खा कर आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं। ठीक है, चावतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे। तब चावतान कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, आज हम शाम को अपनी ताई जी के यहाँ जाएंगे और उन्होंने भी बहुत सारे पकवान बनाए होंगे, हम वो भी खाएंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। तो एक तरीके से यहाँ के भी लोग, यहाँ पे भी अतिथि आ रहे हैं एक दूसरे के घर पे। ठीक है, इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब ये बात कर ही रहे थे होली के और सांकेन के त्योहार के बारे में, तो एकदम से किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। अब क्या था, अब जब वो गीले हो गए, अब उन्हें भी अच्छा लग रहा था, वो एक दूसरे पे वो भी खेलने लगे, सांकेन का त्योहार मनाने लगे, एक दूसरे पे पानी डालने लगे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चावतान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। अब जो चावतान था, वल्लरी का जो मित्र था, उसने बताया कि ये जो त्योहार है हमारे यहाँ ऐसे ही 3 दिन तक मनाया जाता है और तीसरे दिन जो बौद्ध भिक्षु थे, जो इस पालकी में से जिन्होंने मूर्ति उठा के इस मंदिर में स्थापना की थी, वो क्या करेंगे, इन मूर्तियों को उठा के दोबारा से, पुनः होता है दोबारा, पालकियों में रखेंगे और उसे बौद्ध विहार, जहाँ से मूर्तियाँ लेकर आई गई थी, वहाँ पे वापस ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को उनके स्थान पर रख देंगे। ठीक है, फिर से वही होगा। चावतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे, भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। तो अब चावतान के पिताजी बता रहे हैं कि जो गांव के लोग होते हैं फिर वो बौद्ध विहार जाएंगे, जहाँ पे वो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और क्या करेंगे, भिक्षुओं को, जो वहाँ पे जो मोंग थे, इस तरीके से उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। दंडवत प्रणाम का मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो सामने होंगे और जो प्रणाम करेगा वो पेट के बल नीचे लेट जाएगा और अपने हाथ एकदम सीधे कर देगा। ठीक है, और उनको प्रणाम करेगा।
भिक्षु जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, अब ये जो भिक्षु लोग हैं क्या कहेंगे, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल की खुशी मनाएं। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर तो आपका फिनिश हो जाता है। अब इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो भी कठिन शब्द थे वो हमने बीच बीच में इसके देखते रहे और हमने आपको बताते रहे। ठीक है, अगर कोई भी इसमें डाउट है कि आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बातचीत के लिए इसमें प्रश्न पहला है, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती है, वे किस त्योहार पर बनाई जाती है, आपको ये भी बताना है। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि आपके घर में जो भी त्योहार मनाया जाता है उस स्पेशल त्योहार पे कौन सी स्पेशल मिठाई या नमकीन बनाई जाती है, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है फर्स्ट का, त्योहारों पर घरों पे गुजिया, नमक पारे, दही बड़े, खीर आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं, उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं, यानी कि जो त्योहार आप मनाते हैं और जो ये अरुणाचल प्रदेश में सांकेन मनाया जाता है उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या एक जैसा है। तो सेकंड का आंसर देखो, हम अपने घरों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू आदि त्योहार मनाते हैं। होली और सांकेन त्योहार लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि होली के त्योहार में भी पानी और गुलाल लगाया जाता है, पानी से खेला जाता है। सांकेन में भी एक दूसरे के चेहरे पे चावल का आटा लगाया जा रहा था और पानी फेंका जा रहा था। प्रश्न तीसरा है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं यानी कि जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। तो आपने जो भी देखी आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे थर्ड का आंसर मैंने लिखा है, जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा, महावीर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा, सरहुल त्योहार पर निकलने वाली शोभा यात्रा। तो ये कुछ त्योहार हैं जिन पे शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा अगर आपने जो भी देखी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न चौथा, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं। तो न्यू ईयर आता है ना, तो आप कब मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं राज्यों में नववर्ष अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, तो विभिन्न धर्मों, अलग अलग धर्म में और अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग राज्यों में, स्टेट में जो नववर्ष यानी कि न्यू ईयर है अलग अलग दिन मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, जैसे बैसाखी पंजाब में पंजाबी नववर्ष है, जिस दिन बैसाख होता है ना उस दिन पंजाबियों का नववर्ष होता है। जुड़ शीतल मैथिली नववर्ष है, गुड़ी पड़वा मराठियों का नववर्ष है, और नवरोज पारसी नववर्ष है, और 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष है। ठीक है, अब है पाठ से। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। अब नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन ठीक है उसके आगे आपको स्टार बनाना है। तो प्रश्न पहला है, सांकेन क्यों मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, दिवाली के पर्व के कारण, नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो ये मनाया जाता है नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। तो जो भी आंसर है उसके आगे आपको स्टार बनाना है। प्रश्न दूसरा है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था। तो भगवान बुद्ध का मंदिर क्या चिकित्सालय के पास था, सरोवर के किनारे था, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। तो भगवान बुद्ध का मंदिर जो इस स्टोरी हमने पढ़ी उसमें कहा था नदी के किनारे था। प्रश्न तीसरा है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी, वे गंदे हो गए थे, वे स्नान कर रहे थे, वे सांकेन मना रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, कि वो सांकेन मना रहे थे, जो उनका त्योहार था ना वो मना रहे थे एक दूसरे पर पानी डाल के। प्रश्न चौथा है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। क्या इसका ऑप्शन है, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न यानी कि खुश रहते हैं, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय यानी कि नाटक करते हैं, यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क वाला, कि यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न यानी कि खुश रहते हैं। इसके आगे आपको स्टार बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कुछ प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर करना है। जैसे प्रश्न का है, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई। तो जो इसमें वो गर्ल थी ना वल्लरी, तो जब सांकेन का त्योहार मनाया जा रहा था तो उसे होली की याद क्यों आई। तो इसका आंसर देखो क, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि इस त्योहार में भी
होली की तरह लोग एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। जब उसने देखा ना कि लोग एक दूसरे पर बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हैं, तो वल्लरी ने जब देखा तो उसे होली के त्योहार की याद आ गई कि हमारे यहाँ होली का त्योहार भी ऐसे ही मनाया जाता है। प्रश्न ख है, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? चौखाम क्या है? जो इस जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है जहाँ पे वल्लरी गई है, तो उसे क्या अंतर लगा? तो ख का आंसर देखो, वल्लरी को दिल्ली और चौखाम में सबसे बड़ा अंतर लगा कि दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी कतारें थी। वहीं चौखाम में खुला व शांत वातावरण था। यहाँ दिल्ली की अपेक्षा अधिक हरियाली थी। कि चौखाम कैसा था? हरा भरा था और भीड़ भी कम थी, गाड़ियाँ भी कम थी, लंबी लंबी कतारें भी नहीं थी। यहाँ पे लोग बहुत खुश रहते थे। ठीक है, यही अंतर उसे लगा। प्रश्न कहा है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो इसका आंसर देखो, मंदिर की जालीदार दीवारें बांस व बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। उनके बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी। टहनियों पर खोस खोस कर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। मंदिर बहुत ही सादा व सुंदर था। प्रश्न कहा है, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं, वे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो हमें घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि हम सदैव अच्छे इंसान बने, नेक रास्ते पर चले, लोगों की सहायता करें। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। अब पाठ की पंक्तियां लिखनी है। एक तरफ लिखे हैं भावार्थ यानी भाव का जो अर्थ है, और यहाँ है पाठ की वो पंक्तियां। पहला इसमें है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? भावार्थ है। और पंक्तियां क्या थी पाठ की? शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। यानी कि इस पंक्तियों को देख के क्या लगता है? इसका भावार्थ है कि शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दूसरा है, मंदिर सुंदर सजा था। यानी कि इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। इसका अर्थ है, पाठ की पंक्तियां इसमें, लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं, वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। नेक्स्ट है, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसका पाठ का है, होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। अतिथि यानी कि मेहमान। अब है भाषा की बात। इसमें प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य को पुनः लिखिए। समानार्थी वाले शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ हो। जैसे पानी होता है, पानी को हम जल भी कह सकते हैं। ठीक है, जल, पानी, वारी, ये सब क्या है? पानी के ही नाम है, यानी कि इसके समान अर्थ है। रात को हम रात भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, सब क्या है? रात के ही नाम है। तो यही है समानार्थी शब्द। अब नीचे जो पहला दिया हुआ है, इसमें जिनके नीचे अंडरलाइन है ना, उसका आपको समानार्थी शब्द लिखना है और इस पूरी लाइन को आपको दोबारा से लिखना है। कैसे करना है? जैसे क है, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाओतान ने अपने घर बुलाया। अब हम देख सकते हैं पहले में मित्र के नीचे अंडरलाइन है और घर के नीचे। मित्र का समानार्थी दूसरा शब्द हो जाएगा दोस्त। मित्र को दोस्त भी कहते हैं और घर को हम आवास भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पूरी लाइन दोबारा लिखनी है। एक दिन वल्लरी को उसके, यहाँ पे मित्र की जगह आएगा दोस्त, ये वाला शब्द। दोस्त चाओतान ने अपने घर की जगह आएगा आवास, आवास पर बुलाया। लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया। गांव के नीचे अंडरलाइन है और नदी के नीचे, किनारे के नीचे। गांव का समानार्थी शब्द हो जाएगा ग्राम, नदी का हो जाएगा सरिता और किनारे का हो जाएगा तट। ठीक है, दोबारा से आप पूरी लाइन लिखेंगे कि हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया। ठीक है, फिर है गा, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ सजाई गई थी। पेड़ों और टहनियाँ के नीचे अंडरलाइन है। पेड़ों का समानार्थी शब्द हो जाएगा वृक्ष और टहनियाँ हो जाएंगी शाखाएं। तो फिर आप कैसे लिखेंगे इस लाइन को? आप लिखेंगे बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। नेक्स्ट है, आज हमारे यहाँ संकीर्ण का त्योहार है। त्योहार को दूसरा नाम क्या है? उत्सव भी कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? हमारे यहाँ संकीर्ण का उत्सव है। ओके, प्रश्न दूसरा है, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए।
क है इसमें, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल है। पहला हमने देख लिया कि एक ही जो वर्ड है 2 बार लिखा गया है, बीच में ही लिख के। ऐसे ही फूल फूल है, बीच में ही है। इसका ख है, मैं समुद्र के किनारे गई जहाँ देखो पानी ही पानी है। ठीक है। ग है, मेरा गांव केरल में है, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़ है। हलवाई की दुकान में जहाँ देखो मिठाई ही मिठाई है। ठीक है, ऐसे करना आपको। प्रश्न तीसरा है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पूरा कीजिए। वचन क्या होते हैं? वचन जैसे कि आपने पढ़ा हुआ एक वचन बहुवचन। तो एक वचन में होता है जैसे पेंसिल, बहुवचन में हो जाएगा पेंसिलें। ठीक है। लोग जैसे, और एक वचन में हो जाएगा आपका, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो एक चीज़ है, और बहुवचन में वो चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी। एक चीज़ हो, एक वचन की बात करेंगे जैसे लड़का, बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है। तो क है इसमें, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां सबसे आगे थी। यहाँ है पालकी, एक वचन। अब पालकी के नीचे आपने देखा होगा अंडरलाइन है, तो इसी का ही आपको बहुवचन बनाना है, पालकी पालकियां। ख है इसमें, बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। खपच्चियां ये बहुवचन है, अब इसका एक वचन बनाया है, खपच्ची। ग है, गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। नदी का बहुवचन नदियां। घ है, मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। मिठाइयाँ और मिठाई, मिठाई होगी एक वचन, मिठाइयाँ यानी कि बहुत सारी मिठाइयाँ बहुवचन। ड है, सारी बाल्टियाँ पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। यहाँ है बाल्टियाँ, इसका होगा एक वचन बाल्टी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चौथा है, जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है, ज्यों की त्यों का मतलब है जिसने जैसी बात कही है बिल्कुल सेम उसे उसी ही शब्दों में लिख देना, तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए उद्धरण चिन्ह इसको बोला है, ये जो लग रहे हैं ना इन्वर्टेड कॉमा से, इसको बोला उद्धरण चिन्ह। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो, जैसे चावतान बोला, क्या बोला? आज से हमारा नया वर्ष आरंभ यानी कि शुरू होता है। पाठ में ऐसे 4 वाक्य खोजकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको पाठ में से ऐसे उद्धरण चिन्ह वाले 4 वाक्य ढूंढने हैं और अपनी जो भी पुस्तिका है उसमें लिखने हैं। तो ये 4 वाक्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो, पहला इसमें, वल्लरी ने चावतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। फिर है सेकंड है, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। इसको इन्वर्टेड कोमा में आप यहाँ से बंद कर दीजिए, ऊपर वाले को भी यहाँ को। लास्ट है, 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है, चावतान ने बताया। तो ये 4 वाक्य हैं जो कि हमने पाठ में से ढूंढ के लिखे हैं। इसके अलावा आपको कुछ और मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5वां है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। जैसे हिंदी वर्णमाला में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, क ख ग घ, फिर नीचे आएगा च छ ज झ। तो आपको हिंदी वर्णमाला की अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क से कलम हो गया, ख से खरगोश हो गया, ग से गगन, नेक्स्ट आ सकता है घ से घड़ी, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। तो आपको हिंदी वर्णमाला में जो भी होगा ना, क ख ग, जो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आपको पहले लिखना है। जैसे क से क पहले आता है तो हमने करेला लिख दिया, फिर स तो सबसे लास्ट में आता है, म भी लास्ट में आता है, त भी सबसे नीचे आता है, न भी। अब उसके बाद आता है जल, सेकंड नंबर पे हमने जल लिख दिया। फिर आते हैं त से, त थ द द, त आ गया, फिर नमकीन, फिर मटका, मठ, फिर वन और समय। ठीक है, इस तरीके से आपको हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर देखना है सिर्फ, और उसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन लिखनी है। अब है पाठ से। प्रश्न पहला है, आपके घरों में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती है? तो आपको बताना है आपके घर में जब त्योहार आने वाले होते हैं तो आप क्या क्या तैयारियां करते हैं उससे पहले।
तो इसका आंसर देखो, घरों में त्योहारों के लिए की जाने वाली तैयारियां हैं साफ सफाई करना, घरों को सजाना, घरों में लाइट लगाना, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, लोगों से मिलने जाना आदि। इसके अलावा आप कुछ और करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं आंसर में। प्रश्न दूसरा है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, उसकी सूची बनाइए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, त्योहारों के समय घर पर सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, जैसे माँ पिताजी मिलकर व्यंजन बनाते हैं, हम सभी भाई बहन मिलकर घर की सफाई करते हैं तथा अपना घर सजाते हैं। आप आंसर में और भी कुछ लिख सकते हैं कि आप क्या क्या काम करते हैं, आपके घर में और भी जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं। प्रश्न तीसरा है, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार के अभिवादन करते हैं। अभिवादन होता है किसी को ग्रीटिंग करना, जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप उसे नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो स्कूल में, ठीक है, क्लास में आप टीचर को गुड मॉर्निंग करते हो, विशेष करते हो, तो ये होता है अभिवादन करना। उदाहरण के लिए जैसे नमस्ते बोलकर, आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है उसकी आप सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राज्य या केंद्र शासित जो भी प्रदेश है उसका नाम लिखना है। अभिवादन के लिए कौन सा शब्द वहाँ पे बोला जाता है वो लिखेंगे। जैसे दिल्ली में बोला जाता है नमस्कार, राजस्थान में बोला जाता है खंबा घड़ी, झारखंड में बोला जाता है जोहार, लद्दाख में बोला जाता है जुले और वणक्कम बोला जाता है तमिलनाडु में। ये क्या है, सब गुड मॉर्निंग, किसी को ग्रीटिंग, नमस्ते कहने के तरीके हैं। ये तो जगह का नाम है ये सारे, ठीक है। ओके, ये वाला जो नाम है ना वणक्कम, ये यहाँ पे आएगा, और ये है राज्य, तमिलनाडु राज्य, इसका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना थोड़ा, तमिलनाडु यहाँ पे आएगा, वणक्कम यहाँ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, इस कार्य के लिए आप अपने मित्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। तो अगर ये जैसे मैंने लिख दिया है, जरूरी नहीं आपको यही आंसर लिखना है। आपके स्कूल में, क्लास में जो बच्चे हैं, जैसे कोई बिहार से होगा, कोई कहीं से होगा, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से हैं, उनके राज्य का नाम लिख दीजिए और अभिवादन में क्या बोला जाता है वहाँ पे ये लिख दिए। तो इसमें आप अपने मित्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। पहला है प्रश्न इसमें, इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो आपको बताना है कि ये जो पाठ है इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा। तो इस पाठ में हमें त्योहार मनाने का तरीका सबसे अच्छा लगा तथा मंदिर में जाने वाली सजावट, मंदिर में की जाने वाली सजावट भी अच्छी लगी, क्योंकि बिल्कुल सुंदर और सादा थी वो। मंदिर में सजाने के लिए प्लास्टिक या अन्य हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग ना करके प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये चीज हमें सबसे अच्छी लगी। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। अब जैसे यहाँ पे गेहूं दे रखा है, गेहूं से क्या क्या चीज बनती है, आटा और दलिया, और आटे से क्या क्या बनता है, रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, और दलिये से हलवा बनता है। ऐसे ही नीचे आपको तीन तीन चीजें बतानी है। जैसे पहले पे दिया हुआ है दूध, दूध से क्या क्या बनता है, पनीर बनता है, खोया बनता है, दही बनता है। फिर है गन्ना, गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनती है और सिरका बनता है। चना, चना से बेसन भी बनता है, दाल बनती है और सत्तू भी बनता है, सत्तू पिया जाता है पानी में घोल के। चावल से खीर बनती है, खिचड़ी बनती है और पुलाव बनता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, अपने मित्र को सांकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। अब आपको अपने दोस्त को बताने कि सांकेन का त्योहार कैसे कैसे मनाया जाता है। पूरा अच्छे से आंखों देखा वर्णन आपको बताना है। आंखों देखा वर्णन का मतलब होता है कि वो चीज आपने अपने स्वयं आंखों से देखी गई है, तो वही आपको पूरी अच्छे से बतानी है। कुछ संकेत यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं जिनका यूज आप इसमें कर सकते हैं, जैसे कि स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा, मूर्तियां, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस की खपच्चियां, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, होली, आशीर्वाद, घर, फूल। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा में भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो अपने दोस्त को बताने के लिए मैंने एक पत्र के रूप में इसको लिखा है। जैसे इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कुशल पूर्वक हैं। आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल से होंगे। आज मैं तुम्हें अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार सांकेन के बारे में बता रही हूँ, जिसे मैंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर मनाया। इस दिन यहाँ नववर्ष के रूप में मनाते हैं। यह 3 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है। इसमें पहले दिन यहाँ के लोग
लोगों ने बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां पालकी में लेकर शोभा यात्रा निकाली। गांव के लोगों ने मूर्तियों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। मूर्तियों को एक मंदिर में रखा गया जिसे बांस की खपच्चियों और फूलों से सजाया गया था। सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के मंदिर में पूजा की तथा उन पर जल चढ़ाया। इसके बाद मैंने देखा कि होली के जैसे ही ये लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। इस दिन यहाँ के घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी मना रहे थे। तीसरे दिन मूर्तियों को बौद्ध विहार में वापस पालकी में लेकर रखा गया। बौद्ध भिक्षुओं ने गांव के लोगों को खुशहाल व नया साल अच्छे से मनाने का आशीर्वाद दिया। ये त्योहार बहुत शांति और भक्ति से भरा हुआ था। मुझे ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। काश तुम भी यहाँ होती तो ये आनंद ले पाती। तुम्हारी सखी या मित्र वल्लरी। ठीक है, इस तरीके से आप लिखकर पूरे त्योहार के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे कैसे मनाया गया था। अब है मेरी कलाकारी। यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। अब देखो यहाँ पे कुछ प्राणी दिए हुए हैं सूखे पत्तों से बनाया, जैसे ये हाथी बनाया है सूखे पत्तों से। ये क्या बनाया है? टर्टल, कछुआ बनाया है। ये एक मोर बनाया है सूखे पत्तों से। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। सूखे पत्तों से आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा एनिमल, पक्षी, बर्ड, आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, बटरफ्लाई बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छे से 2 पत्ते ले लीजिए, फिर यहाँ पे चिपका दीजिए। बटरफ्लाई आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है पुस्तकालय से यानी कि लाइब्रेरी से। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। तो आपको ये बताना है, ये आपको भारत का मैप दे रखा है। तो आपको बताना है कि राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें क्योंकि यहाँ पे इसको रेड किया गया, इसके बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो ये क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी, अंग्रेजी, असमिया तथा तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की स्वदेशी भाषाएं। मुख्य यहाँ की फसल है चावल। त्योहार है लोसर, सोलुंग, सांकेन, ड्री आदि। नृत्य यहाँ पे यानी कि डांस किया जाता है अजीलामू, पोनुंग, चालो आदि। परिधान यानी कि यहाँ पे कपड़े कैसे पहने जाते हैं उनके नाम है गैले, पेहकन, लुबलिंग, उगोन आदि। ठीक है, पूछो पहेली। यहाँ पे नीचे आपसे एक पहेली पूछी गई है, इसका आंसर आपको बताना है। ध्यान से सुनना। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने भेजा। कितना? 5 लीटर। दूध वाले भैया के पास दूध को नापने के 2 ही बर्तन थे। याद रखने आपको कितने बर्तन थे? 2 बर्तन। एक 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का। ठीक है, दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में और कभी पतीले में दूध डाल रहा था। ज्योति ध्यानपूर्वक यह सब देख रही थी। उसे उत्सुकता भी थी कि आखिर वह 5 लीटर दूध कैसे दे सकेगा। अब वो सोच रहा था कि 5 लीटर दूध कैसे देगा, उसके पास तो नापने के 2 ही बर्तन है, एक 4 लीटर का, एक 3 लीटर का। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वे घर आ गई। शाम को जन्मदिन के उत्सव पर उसने मित्रों को ये रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि बताओ दूध वाले ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। अब आप बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उत्तर में क्या बताया होगा। तो इसका आंसर देखो। सबसे पहले क्या करा होगा उसने, उसके पास एक 4 लीटर का है, एक 3 लीटर का है। ठीक है, सबसे पहले उसने जो ज्योति के पतीले में 3 लीटर दूध डाल दिया होगा। ठीक है, अब जो उसका बर्तन था ना, ये मान लीजिए उसका पतीला है दूध का, इसमें 3 लीटर दूध आ चुका है और इसको नापने का अब इसके पास बर्तन है 4 लीटर का, ये वाला। तो सबसे पहले वो इसमें, और ये है 3 लीटर का छोटा, 4 लीटर दूध भरेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, इसमें डाल देगा, 4 लीटर भर के इसमें डाल देगा। ठीक है, जब 4 लीटर भर के दूध इसमें डालेगा तो ये वाला बर्तन तो बड़ा है, ये 3 है, 4 में से 3 गया तो इसमें 1 लीटर बचेगा। वो 1 लीटर दूध लाके इसमें डाल देगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 लीटर। अब दोबारा वो फिर से इसमें, इस 4 लीटर वाले भगोने में 4 लीटर दूध फिर से भरेगा और उसे 3 लीटर वाले में डाल देगा। जब 4 लीटर वाला दूध 3 में डालेगा तो फिर से इसके पास 1 लीटर बचेगा। तो अब वो फिर से 1 लीटर इसके ज्योति के बर्तन में डाल देगा।
तो यहाँ 4 था, यहाँ कितना हो जाएगा 5 लीटर। इस तरीके से उसने पूरा 5 लीटर दूध उसे दे दिया। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, दूध वाला 3 लीटर दूध मापकर पहले पतीले में डालेगा, फिर 4 लीटर मापने के बर्तन से 3 लीटर मापने के बर्तन में दूध डालेगा। इस स्थिति में 1 लीटर दूध बचेगा, जिसे वह ज्योति के पतीले में डालेगा। दूध वाला यह प्रक्रिया फिर से करेगा, इस बार भी वह 1 लीटर दूध पतीले में डालेगा। इस प्रकार दूध वाला 5 लीटर दूध पतीले में पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पोयम दी हुई है होली के ऊपर। इस कविता को हम पढ़ते हैं। होली आई होली आई, होली के त्योहार के ऊपर ये प्यारी सी कविता दी हुई है। होली आई देखो तो ये क्या क्या लाई, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना। सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। हवा नई होकर लहराई, होली आई। कोयल कूकी गूंजे भोरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे। फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। इस आंगन में मंजीरे खनके, उस आंगन में नुपुर रनके। ढोलक ठनकी राह में, बालक बूढ़े सब उछामे। गली गली में फागे गाई, होली आई। जली होली का चौराहों पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर। जहाँ देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई। तो ये प्यारी सी कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो इस कविता में देखो क्या बताया, होली आई। देखो ये क्या क्या लाई। अब इस पोयम में बताया कि जब होली आती है तो अपने साथ क्या क्या लेकर आती है। खेतों में लाई है सोना, किस प्रकार का सोना। चमक उठा हर कोना, तो जब होली आती है ना तो जो सरसों का फूल होता है एकदम पीले कलर का होता है, पूरे खेत में सरसों के फूल आ जाते हैं। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि सोना सा चमक रहा है। ठीक है, गेहूं बड़ा हो जाता है, गेहूं की बालियां देखते हो ना, अब जलाई जाती हैं। अमराई का आंगन महका, हवा नई होकर लहराई, हवा बिल्कुल नई आ जाती है होली पे। कोयल कूकी, कोयल कूकने लगती है, भोरे गूंजने लगते हैं, पत्ते झूमने लगते हैं। फूल गया टेसू जंगल में, एक टेसू एक फूल होता है, ठीक है, जो जंगल में खिलता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, फूल जाता है इस समय, होली के समय पे। डूब गई दुनिया मंगल में, मंगल यानी कि खुशी में डूब जाती है। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। सूरज चंदा यानी कि सब खुश होते हैं। इस आंगन में मंजीरे खन के, मंजीरे एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला, मंदिरों में आपने देखा होगा। उस आंगन में नुपुर यानी कि घुंघरू रन के। ढोलक ठनकी राह में, सब बालक बूढ़े सब उछा में, सब खुशी में है। गली गली में फागे यानी कि होली के त्योहार के साथ ही फागुन जो है वो खत्म होने लगता है। फागुन के त्योहार पे तो मनाया जाता है, या उसके बाद तो चैत शुरू हो जाता है। तो फागे गाई जाती हैं, होली आई। जली होली का चौराहों पर, होली का चौराहों पे होली का दहन किया जाता है। मिल रहे हैं लोग राहों पे, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कलर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ठीक है, जहाँ देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई। बहुत अच्छी कविता है, आप इसको लर्न कर सकते हैं अपनी क्लास में या स्कूल में, असेंबली में, प्रेयर में आप सुना सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। इसमें आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना। कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।